हेलो फ्रेंड्स, मेक फ्यूचर चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आइए अपन जो एमपीपीएससी पेपर 3 यूनिट 9 देख रहे थे उसके अगले पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये मेरे बारे में संक्षिप्त जानकारी है, आप चाहे तो देख सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहला डिस्कशन मैंने हमेशा बताया काय पे होगा, सिलेबस पे होगा दोस्तों। तो अभी तक आपको मालूम होना चाहिए कि मैंने आपको क्या क्या बता दिया है। आपने वीडियो नहीं देखे तो नीचे लिंक के माध्यम से पुराने वीडियो जाके देख सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। अपन इतनी जगह समझने की कोशिश करते हैं, एक बार ये भी ट्राई करके देख सकते हैं, आपको आसानी से समझ आएगी। तो अभी तक अपन देख चुके हैं कि पहले तो यूनिट 9 क्या है, विज्ञान और तकनीक। तो विज्ञान का क्या अर्थ है और तकनीक का क्या अर्थ है। विज्ञान सैद्धांतिक पक्ष है और तकनीक उसका व्यवहारिक पक्ष है। दूसरा अपन ने सिलेबस देखे थे, सिलेबस डिकोडिंग। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, ऐसी सिलेबस डिकोडिंग आपको शायद ही कहीं पे मिले। फिर इसके बाद अपन ने ये बताया था प्रीलिम्स और मेंस एक साथ पढ़ना जरूरी है, क्योंकि मेंस से प्रीलिम्स सज जाएगा। फिर तीसरी तरफ अपन बढ़े थे पर्यावरण। पर्यावरण की अपन ने क्या देखी, देखिए अब आपके टॉपिक चलेगा। अपन ने पर्यावरण देखे, पर्यावरण की परिभाषा देखी अपन ने। अब अपन अगले टॉपिक की तरफ पढ़ रहे हैं, पर्यावरण के क्षेत्र। फिर कल पढ़ेंगे पर्यावरण के आयाम। इस तरीके से अपन हेडिंग टू हेडिंग करते हुए पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि अभी तक मैंने आपको बताया कि दुनिया में दो टाइप के जीव होते हैं। आप अपने चारों ओर देखेंगे तो आपको दो ही टाइप की चीजें मिलेंगी। कुछ जीवित है, कुछ अजीवित है। तो जीवित वालों को जैविक घटक कहते हैं, अजीवित वालों को अजैविक घटक कहते हैं। और कुछ ऊर्जा घटक मिल जाएंगे, जैसे सूरज, सौरिक ऊर्जा। ये सब मैंने पिछले लेक्चर में बताया, अभी सिर्फ ब्रीफ में बता रहा हूँ। तो आप अपने चारों तरफ देखिए तो आपको पेड़ दिखेगा। पेड़ काय में होगा, मृदा में। तो पेड़ हो गया जैविक, मृदा होगी अजैविक। और आप देखेंगे आपके चारों तरफ क्या उपस्थित है, जैविक और अजैविक, और वो आपस में क्या कर रहे हैं, अंतःक्रिया। इसी को सम्मिलित रूप से पर्यावरण कहते हैं। तो मैंने आपको पर्यावरण की परिभाषा बता दी। फिर मैंने आपको पर्यावरण के घटक बताए थे। पर्यावरण के कितने टाइप के घटक होते हैं, तीन टाइप के घटक होते हैं। जिनमें जीवन है वो जैविक, जिनमें जीवन नहीं है वो अजैविक, और एक होता है ऊर्जा घटक। जैविक घटक भी मैंने आपको तीन टाइप के बताए थे, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। है ना, उत्पादक कौन, जो उत्पादन करे, जैसे पेड़। पेड़ आपको खाना क्या करता है, उत्पादन करके देता है। तो पेड़ एक उत्पादक हो गया। अपन उस खाने को खा लेते हैं तो अपन एक उपभोक्ता हो गए। और अपने अपन सबके जीवों के मर जाने के बाद उनमें सूक्ष्म जीव लग जाते हैं, बैक्टीरिया लग जाते हैं, जो उनका विघटन कर देते हैं। तो उनको अपघटक कहा जाता है, जो अपघटन करे। इस तरीके से जैविक घटक हो गए। फिर मैंने आपको कुछ अजैविक घटक बताए थे। अजैविक घटक में क्या है, तीन महत्वपूर्ण घटक है, स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल। दोस्तों वो भी मैंने आपको पूरा समझाया था, आप पिछले लेक्चर में देख सकते हैं। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ऊर्जा घटक। तो ऊर्जा में मैंने आपको सौरिक ऊर्जा और भूतापी ऊर्जा बताई थी। अब आज अपन अपने नए टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, पर्यावरण के क्षेत्र। तो क्षेत्र का मतलब होता है एरिया। अब देखिए, पर्यावरण के क्षेत्र का मतलब है कि पर्यावरण का जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ तक है। जैसे अपन बोलते हैं ना, ये हमारा घर है और ये हमारे घर का एरिया है। तो इस तरीके से पूरा एरिया किसका हुआ, आपके घर का। ऐसे ही पर्यावरण का एरिया क्या है, तो आप देखेंगे आपके चारों तरफ जो भी उपस्थित है सब पर्यावरण है। आपके चारों तरफ जो भी उपस्थित है सब पर्यावरण है। अब पर्यावरण भी दो टाइप का हो सकता है, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक जैसे जो आपको प्रकृति ने दिया है, वन, जल, इस तरीके से पेड़ पौधे, ये सब प्रकृति ने दिए। और कृत्रिम कौन से हो सकते हैं, जैसे जो अपन ने बनाए, जैसे अपन ने सड़क बना दी, बिल्डिंग बना दी, समाज बना दिया, ये सब क्या होंगे, कृत्रिम पर्यावरण होंगे दोस्तों। अब अपन देखना चाहते हैं कि पर्यावरण के क्षेत्र क्या क्या होते हैं। तो बेसिकली पर्यावरण के क्षेत्र को चार भागों में, ब्रॉडली चार भागों में बांटा जाता है। एक स्थल मंडल, एक जल मंडल, एक वायुमंडल और एक जैव मंडल। इंग्लिश में आप उनके नाम भी देख सकते हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। अब वायुमंडल भी आपको मालूम होगा, आपने भूगोल में पढ़ा होगा कि वायुमंडल के कई लेयरों में बटा रहता है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल। ताप मंडल के अंदर ही दो लेयर रखी जाती है, आयन मंडल और महामंडल। तो बेसिकली आप यदि देखेंगे, अभी मैं आपको आगे विस्तार से समझाऊंगा, तो वायुमंडल इतनी लेयरों में बटा रहता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते, एक एक पर्यावरण के क्षेत्र को, स्थल मंडल, जल मंडल, इनको उठा के देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए पर्यावरण का क्षेत्र। अब जैसे आपको कभी क्वेश्चन आ जाए तो इस तरीके से आप परिचय की शुरुआत कर सकते हैं कि पर्यावरण का अध्ययन क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत है, जिसके अंतर्गत सूक्ष्म पारिस्थितिकी तंत्र से लेकर वृहद जीव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन को सम्मिलित किया जाता है। पर्यावरण के अंतर्गत चार प्रमुख घटकों को सम्मिलित किया जाता है। चार घटक कौन से हुए, स्थल मंडल, जैव मंडल, वायुमंडल, जल मंडल। अब देखिए लाइन बोलना क्या जा रही है। जैसे पारिस्थितिकी तंत्र है, मैंने आपको बताया था जहां सजीव और अजीव दोनों क्रिया करें वहां बनता है इकोसिस्टम। तो जहां भी अजैविक और जैविक घटकों की अंतःक्रिया होती है जिस भी क्षेत्र में, उस क्षेत्र को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। अब जो आपका पारिस्थितिकी तंत्र है वो एक गिलास के बराबर से लेकर एक पूरे महासागर तक हो सकता है। इसलिए यहाँ लिखा है सूक्ष्म पारिस्थितिकी तंत्र से लेकर बृहद जीव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन को सम्मिलित
किया जाता है। तो बेसिकली अपन पर्यावरण के क्षेत्र देख रहे हैं, और पर्यावरण के क्षेत्र की पढ़ाई के क्रम में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, तो अपने एक छोटे से पारिस्थितिकी तंत्र से लेकर एक बड़े से पारिस्थितिकी तंत्र को सम्मिलित किया जाता है। तो बेसिकली इसमें क्या आते हैं, तो इसमें 4 घटक आते हैं, स्थल मंडल, जैवमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। यहाँ आप चित्र देख सकते हैं, देखिए ये जबकि आपके पहाड़, पर्वत, पठार ये सब स्थल मंडल में आते हैं। ये आपका जलमंडल है, ये आपका कौन सा है, वायुमंडल है। वायु आपके पृथ्वी के चारों ओर वायु का घेरा वायुमंडल है। और फिर जहाँ पे स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल मिलते हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं, जैवमंडल कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है, जैवमंडल कहा जाता है। अब अपन एक एक घटक को उठा के देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्थल मंडल के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, देखिए ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी, ये किसमें बटी है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब मान लीजिए इसको ऐसे काट लेंगे अपन, तो ये वाला चित्र बनता है। इसी को काट के इस पृथ्वी का एक भाग काटा, ये देखिए यहाँ से एक भाग काटा ना पृथ्वी का, तो उसी का चित्र है। तो आप देखिए जिसपे आप खड़े होते हैं, जिसपे आप खड़े होते हैं उसको आप भूपर्पटी कहते हैं, बेसिकली क्रस्ट। फिर उसके नीचे आता है मेंटल और उसके नीचे आता है कोर। अब कोर को भी दो भाग में बांटते हैं, आउटर कोर, इनर कोर। मेंटल को भी दो भाग में बांटते हैं, अपर मेंटल, आउटर मेंटल, इस टाइप से अपर मेंटल और इनर मेंटल, सॉरी। और फिर लिथोस्फीयर आता है। तो आप देखिए लिथोस्फीयर को स्थल मंडल कहते हैं। तो स्थल मंडल देखिए बाहरी मेंटल, आउटर मेंटल प्लस भूपर्पटी, और भूपर्पटी का अध्ययन किया जाता है। तो स्थल मंडल के तहत बाहरी मेंटल प्लस भूपर्पटी का अध्ययन किया जाता है। तो आपको बेसिकली यदि समझना है तो क्रस्ट मेंटल को तो क्रस्ट प्लस आउटर मेंटल इज इक्वल टू लिथोस्फीयर या स्थल मंडल कहा जाता है। ये हो गया। अब इसकी मोटाई, तो अब आप देखेंगे तो ये आपका लिथोस्फीयर, ये दिया हुआ लिथोस्फीयर, तो इसकी मोटाई लगभग कितनी है, तो आप ऐसे देखेंगे तो करीब कितना है, 50 किलोमीटर के लगभग है। लेकिन इसकी जो मोटाई वो महाद्वीपीय और महासागरों में भिन्न भिन्न पाई जाती है। तो महासागर में अलग होती है और महाद्वीप में अलग अलग होती है। अब देखिए इसी इसी आपके जो स्थल मंडल है, इसमें आपका क्या क्या आता है, ये देखिए यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है। यहाँ आपके पठार आ जाएंगे, झीलें, रिवर, नदी, पर्वत, माउंटेन, ये सब क्या है, किसमें आता है, स्थल मंडल में आता है। क्योंकि आप जिस पे खड़े हैं उसी पे आपका पर्वत है, उसी पे आपकी क्या है, पठार है, उसी पे आपके क्या है, मैदान है। तो इस तरीके से स्थल मंडल में ही सब सम्मिलित किए जाते हैं। तो इसमें समस्त भारी भूपटल, पूरे जितने भारी भूपटल है, सागर महासागर की सतह। तो आपको पता है ना, जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी के यहाँ महासागर है, तो महासागर के नीचे भी तो एक सतह है, वो भी स्थल मंडल में आती है। फिर पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण अवयव है, तो स्थल मंडल पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण अवयव है। ये दोस्तों थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, इसको आप ठीक करिए, महत्वपूर्ण अवयव है। इसके अंतर्गत धरातल की रचना, जिसपे आप खड़े हैं वो धरातल की रचना काय की बनी है, स्थल मंडल की बनी है। मृदा काय में है, स्थल मंडल में, मृदा ढके हुए स्थल मंडल को। चट्टाने, अब आपको जैसे पता है भूगोल में, आग्नेय चट्टाने, कायांतरित, आग्नेय को ही कायांतरित कहते हैं, रूपांतरित चट्टाने और अपसारी चट्टाने, 3 प्रकार की चट्टाने होती है। फिर जितनी भू आकृति है, पर्वत, पठार, सब इसी के अंतर्गत आते हैं। भूमिगत जल स्रोत, अंडरग्राउंड वाटर को इसी के अंतर्गत रखते हैं। और प्राकृतिक संसाधन भी आते हैं, जैसे मृदा, मृदा एक प्राकृतिक संसाधन ही तो है। और आप मान लीजिए ये सबसे महत्वपूर्ण आपका अवयव क्यों है, क्योंकि मृदा होगी नहीं तो, मैंने आपको बताया था, आप किसान कृषि काय में करेगा, और किसान कृषि नहीं करेगा तो आपको खाना क्या मिलेगा, और आपको खाना नहीं मिलेगा तो आपका जीवन क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। तो इस तरीके से ये होता है अपना स्थल मंडल यहाँ पे कंप्लीट। आप चाहे तो ये सब फिगर देख सकते हैं, और अपन इसको इनर मेंटल, आउटर मेंटल को भूगोल में और विस्तार में पढ़ेंगे दोस्तों। अब आ जाइए जलमंडल, इसकी तरफ बढ़ रहा है अपन, जलमंडल। अब देखिए जलमंडल, अब देखिए स्थल मंडल तो स्थल से मिलकर बना मंडल, जलमंडल जल से मिलकर बना मंडल। तो अब जल जहां जहां मिलेगा उस पूरे को कैलकुलेट कर लेंगे तो जलमंडल आ जाएगा। तो देखिए जल कहाँ कहाँ मिलेगा, तो जलमंडल के अंतर्गत पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जल स्रोतों, सागरों, महासागरों, नदियों, झीलों, तालाबों, कुओं, बावड़ियों, पोखरों, समुद्र, नाले, जलाशय, ध्रुवी हिमपात, हिमनद और भूजल को सम्मिलित करते हैं। तो जहां जहां जल मिलेगा वो जलमंडल में आ जाएगा। और आपको मालूम है इन सब जगह पे जल मिलता है, तो वो जलमंडल के अंतर्गत आ जाएंगे। अब देखिए जल जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है, आपको मालूम है जल ही जीवन है। यदि जल नहीं होगा तो जीव का जीवन असंभव हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जल के बिना आप कितने दिन रह सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा दिन जीवन संभव नहीं हो सकता, इसलिए जल जीवन के लिए अनिवार्य है। फिर जल मंडल और स्थल मंडल के आयतन में 7:3 का अनुपात होता है। मतलब यदि 7 जल मंडल है तो 3 कितना होगा, स्थल मंडल होगा। अब आपको मैंने बताया था, यदि मान लीजिए पृथ्वी पर 100% जल है, तो उसमें 97% जल कैसा है, खारा है, समुद्र में है। और बचा 3% जल कैसा है, स्वच्छ जल है। ठीक है दोस्तों, तो पृथ्वी के 97% जल का प्रतिनिधित्व कौन करता है, महासागर। और इस 3% में भी केवल 1% जल नदियों, झीलों और भूजल के रूप में मानव उपयोग के लिए उपलब्ध है। इसलिए बोलते हैं कि जल को सोच समझ के खर्च करना चाहिए, नहीं तो जल संकट की स्थिति आ जाएगी। तो इस तरीके से अपना जलमंडल भी समाप्त होता है। अब आगे बढ़ते हैं वायुमंडल की तरफ। अब आपको मालूम है ये पृथ्वी है, इसके चारों ओर क्या है, वायु का
घेरा है, इसके चारों ओर क्या है, वायु का घेरा है। इस वायु को क्या कहते हैं, इसमें गैसों का मिश्रण है, धूल है, जल वाष्प है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, आप जाके देख सकते हैं। तो भूभाग और जलमंडल के चारों ओर पाए जाने वाली वायु का आवरण वायुमंडल कहलाता है। अब देखिए, अब अपने पीछे दो कॉन्सेप्ट निपटाए, स्थल मंडल और जलमंडल, और उसको चारों तरफ से जो घेरा है उसको क्या कहा जाता है, वायुमंडल कहा जाता है। इसमें स्थल और जलमंडल दोनों ही समाहित है दोस्तों, इसमें स्थल व जलमंडल दोनों ही समाहित है। वायुमंडल पर्यावरण का गतिशील घटक है जिसमें निरंतर मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। अब दोस्तों आपको मालूम है कि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, और आपको मालूम है कि वायु जो है उच्च दाब से, हाँ, उच्च दाब से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। इसी में सारी मौसमी गतिविधियां होती है, वर्षा होना, इस टाइप से संघनन होना, वाष्पन होना। तो इसलिए क्या है, वायुमंडल एक गतिशील घटक है। गतिशील मतलब ये निरंतर परिवर्तित होते रहता है, इसमें निरंतर मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। इसको भूभाग की सतह से अधिकतम सीमा लगभग 10,000 किलोमीटर तक स्वीकार की गई है। अब देखिए, ये आपका क्या है, पृथ्वी, और ये पता है आपको पृथ्वी के ऊपर क्या है, भूपर्पटी। इससे आप 10,000 तक जाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, आपका 10,000 किलोमीटर तक लगभग लगभग माना गया है कि वो क्या होता है, आपका वायुमंडल होता है। ऐसे आपको चारों तरफ से लगभग घिरे हुए वायुमंडल। अब जैसे आपको मालूम है कि इसी वायुमंडल क्या है, गैसों का मिश्रण है। तो इसी में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, CO2, हाइड्रोजन, हीलियम और ओजोन गैसें विभिन्न अनुपात में पाई जाती हैं, और मैंने अनुपात पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया है। अब वायुमंडल में क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, चार परतें पाई जाती है। तो ये देखिए, आपने भूगोल में पढ़ा होगा। तो जैसे जैसे आप पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो ट्रोपोस्फियर पड़ेगा, क्षोभ मंडल, फिर आएगा स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल, मीसोस्फियर आएगा, मध्य मंडल, थर्मोस्फियर, ताप मंडल, और फिर आएगा भामंडल। आपको मालूम है, एक फरमान रेखा होती है, भूगोल में पड़ी हुई, उसके बाहर ही अपन अंतरिक्ष को स्वीकार करते हैं। वो मैं आपको और विस्तार से बताऊंगा भूगोल में। तो अब आप देखिए, ये जो आपका ट्रोपोस्फियर है ना, यहीं पे सारी मौसमी गतिविधियां होती हैं। इसके ऊपर कुछ नहीं होता है, बादल बनना, वर्षा होना सब यहीं पे होता दिखता है। मतलब कुछ बादल ऊपर भी पाए जाते हैं, नॉक्टर्नल क्लाउड कहते हैं, लेकिन लगभग सारी मौसमी गतिविधियां यहीं होती हैं। इसलिए प्रीलिम्स में एक फैक्ट पूछा जाता है कि प्लेन जो है वो कहाँ उड़ते हैं, तो वो स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ते हैं, समताप मंडल में, क्योंकि यहाँ तो उड़ नहीं सकते, यहाँ बारिश होती है, हवा चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। यहीं आपको पता है एक बहुत ही उच्च वेग वाली जेट स्ट्रीम भी चलती है, तो फिर प्लेन चलाना मुश्किल होगा, इसलिए वो स्ट्रेटोस्फीयर में चलते हैं। फिर आपका मीजोस्फीयर आता है, तो मीजोस्फीयर, फिर थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, इसको अपन भूगोल में विस्तार से पढ़ेंगे। जितना पर्यावरण के लिए आवश्यक है मैं उसको आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। अब देखिए, आपका जो ये वायुमंडल है आपकी रक्षा कैसे करता है, आपके लिए वायुमंडल का क्या महत्व है। तो ये सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से आपको बचाता है। यदि वो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणें आपके तक आ जाएंगी तो आपको स्किन कैंसर हो सकता है, कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है। ये पृथ्वी पर जीवन का निर्वाह करता है। आपको मालूम होगा, यदि पृथ्वी के चारों ओर ये वायुमंडल नहीं होगा तो सुबह का तापमान बहुत गर्म और रात का तापमान बहुत ठंडा हो जाएगा, तो इसलिए जीवन असंभव हो जाएगा। इसलिए आप पृथ्वी पर जीवन का निर्वाह करता है, और इसी में आपकी ऑक्सीजन पाई जाती है, जो कि जीवन के लिए अपरिहार्य है। आप जल के बिना, इस समय खाने के बिना तो कुछ दिन रह भी जाओगे, लेकिन वायु के बिना बहुत घंटे, क्या कुछ घंटे, कुछ मिनट भी जिंदा नहीं आप रह सकते। और यह तापमान को नियंत्रित करता है, जिससे पृथ्वी बहुत अधिक गर्म या बहुत अधिक ठंडी होने से बचाती है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था यही CO2 की मात्रा बढ़ रही है, और क्या हो रहा है, यही जो वायुमंडल है ज्यादा देर तक गर्मी को रोक के रख रहा है। पहले मान लीजिए, मैं सिर्फ एक एग्जांपल के तौर में बता रहा हूँ कि 15 मिनट रोकता था, तो अब 60 मिनट रोकता है। तो 15 मिनट होता था तो अच्छा रहता था अपने लिए, अब वो 60 मिनट होल्ड करके रख रहा है, तो गर्मी बढ़ रही है। इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इसको अपन आगे विस्तार से पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं जैव मंडल की ओर, इसकी ओर जैव मंडल। अब दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, इनका जो मिश्रण होता है वो जैव मंडल कहलाता है। क्योंकि एक जीव को जीवित रहने के लिए स्थल चाहिए, कि उसमें मृदा होती है, उसमें खाना है, तो स्थल भी जरूरी है। वायुमंडल में ऑक्सीजन जिंदा रहने के लिए वो भी जरूरी है, और जल मंडल में पानी है, वो जल ही जीवन है, वो भी जरूरी है। इसलिए तीनों का, ये देखिए, वायुमंडल का, स्थल मंडल का और जल मंडल का जहाँ सम्मिश्रण होता है वहां क्या पाया जाता है, जैव मंडल पाया जाता है। और जैव मंडल को एक शब्द में बताना हो, जैसे वायुमंडल को जहां जहां वायु है वो वायु का मंडल, जहां जहां जल है वो जल का मंडल, ऐसे जैव मंडल क्या है, जहां जहां जीव है उसको जैव मंडल कहा जाता है। जितने भी जीव है, चाहे पानी के हो, स्थल के हो, सब जीवों का जहां पे मिश्रण होता है उसे क्या कहा जाता है, जैव मंडल कहा जाता है। हाँ, तीनों मंडल पाए जाते हैं, उसे जैव मंडल कहा जाता है दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है। पृथ्वी पर जीवन संभव बनाने वाली परत जैव मंडल कहलाती है। देखिए, जैव मंडल तो जीवों का मंडल, और जीव मतलब जिनमें जीवन है, तो पृथ्वी की वो परत जो है, पृथ्वी पर जीवन संभव बनाने वाली परत जैव मंडल कहलाती है, क्योंकि उसने जीवन को संभव बनाया और वहीं सारे जीव रहते हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं, जैव मंडल कहलाती है। यह परत वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल के मिलने से बनी एक पतली पट्टी के रूप में पाई जाती है। इस चित्र से क्लियर हो जाएगा, स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल का जहां मिश्रण हो रहा है उसी को जैवमंडल कहा जाता है। और यहाँ पे इस चित्र में भी देखिए, देखिए, ये वायुमंडल है, ये आपका सूरज, ये आपकी वायु, ऊष्मा, ये सब जो है ना, ये सूरज आपका ऊर्जा का घटक है, ये इस तरफ वायुमंडल है। अब इधर देखिए, ये स्थल मंडल है,
इधर देखिए जल मंडल है, और ये तीनों का देखिए घेरा जो है इसको ये है जैव मंडल कहलाता है। और यहाँ देखिए यहाँ विभिन्न जीव पाए जा रहे हैं। अब देखिए इसी जैव मंडल में जिसमें सभी पौधे और जीवों का जीवन पाया जाता है, इसकी मोटाई भूपटल की सतह से लगभग 7 किलोमीटर गहराई तक है। तो आप जैसे पृथ्वी पे यहाँ है भूगोल, स्थल मंडल से आप 7 किलोमीटर नीचे तक जाएंगे, वहां तक क्या होता है, जीव पाई जाती है। तो इसका वहां तक उतना इसका उतना विस्तार है। फिर जैव मंडल का साधारण भाषा में अर्थ उस स्थान या भाग से है जहां जीव निवास करते हैं। जैव मंडल के अंतर्गत स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के सभी जीवों का समावेश होता है दोस्तों। तो इस तरीके से आपका हो गया जैव मंडल। अब आगे अपन बढ़ते, तो अपन ने क्या क्या देख लिया, जैव मंडल देख लिया, वायुमंडल देख लिया, स्थल मंडल देख लिया, जल मंडल देख लिया। अब ये तो चारों महत्वपूर्ण पर्यावरण के क्षेत्र हैं, इसके अलावा कुछ अन्य क्षेत्र हैं वो भी देख लेते हैं। और ये किस नजरिए से देख रहे हैं अपन, अध्ययन के स्तर से, अध्ययन के नजरिए से देख रहे हैं। और क्यों देख रहे हैं, तो आपको जैसे मालूम होगा कि पहले क्या था, पर्यावरण इतना प्रमुख विषय नहीं था, तो उसको प्राकृतिक विज्ञानी ही पढ़ा करते थे। लेकिन अब जैसे जैसे क्या हो रहा है, पर्यावरण का ह्रास हो रहा है। अब बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जो मनुष्य की, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है मनुष्य की, इसलिए अब मनुष्य की गतिविधियों को और पर्यावरण को अलग नजरिए से देखने की जरूरत है। क्योंकि उसी के माध्यम से जब अपन उसकी अच्छे से पढ़ाई करेंगे कि मनुष्य कैसे हार्म पहुंचा रहा है, इसमें कैसे केमिस्ट्री अप्लाई होती है, कैसे इसमें फिजिक्स अप्लाई होती है, कैसे इसका संरक्षण किया जा सकता है, इस तरीके से, इस नजरिए से जब इसको पढ़ेंगे तभी इसके उपाय संभव होंगे। इसलिए अब क्या हो रहा है, पर्यावरण को नए आयामों के रूप में देखा जा रहा है, नए विषय, नए मतलब उसको देखा जा रहा है कि उसका जो विस्तार है वो किन किन विषय तक है। देखिए आइए देखते हैं। वर्तमान में पर्यावरण अध्ययन एक बहुआयामी विषय है। देखिए मैंने बोला ना, अब क्या हो गया, वो एक बहुआयामी विषय हो गया। परंतु प्रारंभ में देखिए, शुरुआत में पर्यावरण का अध्ययन प्राकृतिक विज्ञानों में ही किया जाता था। लेकिन पर्यावरण के घटकों की तीव्र गति से दोहन से पर्यावरण की सुरक्षा तथा पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए वर्तमान में इसके अध्ययन का क्षेत्र विस्तृत किया गया, ताकि प्राकृतिक विज्ञान के साथ साथ प्राकृतिक उपक्रम और मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन भी किया जा सके। दोस्तों आइए लाइन समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अपन ने गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी से अपन ने CO2 की मात्रा बढ़ा दी तो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। अपन पॉलिथीन यूज करते, प्लास्टिक, वो अपन फेंक देते तो उससे प्रदूषण हो रहा है। इसी तरीके से अन्य गतिविधि देख लेंगे, अपन क्या कर रहे हैं, वनों को काट रहे हैं, किस लिए, नगरों का विस्तार करने के लिए। तो अन्य जीव क्या हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं। अब आपको जैसे एक चीज पता होगी, THD, तापमान आधारित लिंग निर्धारण क्या होता है, कई जीवों में, जैसे कई जीव होते हैं, उनमें क्या होता है, उनके अंडे जो होते हैं वो तापमान के अनुसार उनमें निर्धारण होता है कि उनमें मेल होगा कि फीमेल होगा। तो इस तरीके से यदि तापमान बहुत बढ़ रहा है तो उनकी एक प्रजाति सिर्फ मेल मेल पैदा होगी या फीमेल फीमेल पैदा होगी, तो उनका वंश आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस तरह के क्या होगा, जैव विविधता की लुप्ति होगी, जैव विविधता का क्या होगा, ह्रास होगा, उनकी प्रजाति आगे नहीं बढ़ेगी। तो इस तरीके से बहुत सारी समस्याएं जो है हो रही है पर्यावरण को लेकर। और आप आए दिन देखते होंगे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, प्रदूषण हो रहा है, ओजोन का खतरा हो रहा है ना। इस तरीके से क्या हो रहा है, बहुत सारे जीव विलुप्त हो रहे हैं। आपने IUCN की रिपोर्ट पढ़ी होगी, उसमें भी बताया कि रेड लिस्ट में कितनी सारी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। तो इसलिए क्या हुआ है, पर्यावरण को मनुष्य ने बहुत बुरी तरीके से हास किया है उसका, इसलिए इसको अलग तरीके से, अलग नजरिए से देखने की जरूरत है। तो अब आपको जैसे देखिए, पर्यावरण का विषय तो फिर असीमित हो जाता है, किस किस क्षेत्र तक। तो आपको मैंने बताया पर्यावरण भूगोल से कनेक्ट होता है, अभी आपने देखा वायुमंडल, सारी परतें भूगोल में आती हैं। पर्यावरण क्या, मौसम विज्ञान से कनेक्ट होता है। ऐसे ही पर्यावरण के पारिस्थितिकी पहलू देखने, उसके प्राकृतिक संसाधनों का अपन को संरक्षण करना है। आसपास के प्राकृतिक संसाधनों का प्रदूषण देखना, और आसपास के प्राकृतिक संसाधनों का प्रदूषण हो रहा है और उसके प्रदूषण पर अपन को नियंत्रण पाना है। बहुत सारे सामाजिक मुद्दे हैं जो पर्यावरण करा है। कैसे सामाजिक मुद्दे, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जैसे मनुष्य है, तो मनुष्य क्या समाज में रहता है ना, तो मनुष्य ने घर बनाए, बिल्डिंग बनाई, सड़कें बनाई, तो कहीं ना कहीं पर्यावरण का हास किया। एक एक सीमा तक सब सही है, लेकिन अपन ने क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया। आपको जैसे मालूम होगा, भारत तो इस मामले में फिर भी बहुत अच्छा है। भारत की पर्यावरण के प्रति कैसी है, सकारात्मक अवधारणा है। लेकिन आप देखें तो विश्व की जो है औद्योगिक क्रांति के बाद से पर्यावरण का निरंतर हास हो रहा है। उसी के लिए विभिन्न जो है सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। फिर पर्यावरण पर मानव आबादी का क्या प्रभाव पड़ रहा है। अच्छा देखिए, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, अंतरिक्ष विज्ञान, प्रबंधन, पर्यावरण का प्रबंधन, सूक्ष्म विज्ञान, जैव तकनीकी, मतलब आप समझिए कि हर तरीके से पर्यावरण का अध्ययन करने की जरूरत है। तो ये पर्यावरण के कुछ नए आयाम है। अब इनको छोटे से एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको जैसे पता है ये प्लांट है, ये प्लांट में क्या होता है, ये सनलाइट पड़ी तो ये क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। खाना कैसे बनाते हैं, CO2 प्लस H2O मिलके क्या बनाता है, C6H12O6। अब बताइए ये CO2 जो है ये किसका विषय है, रसायन का। और CO2 प्लस H2O मिलके C6H12O6 बनाई, काय का विषय है, रसायन शास्त्र का। अब ये प्लांट पे जो सनलाइट पड़ी, काय का विषय है, आप भूगोल में भी रख सकते हैं, पर्यावरण में भी रख सकते हैं। इसी तरीके से कुछ फिजिक्स के कॉन्सेप्ट है, ऊर्जा, 2 ATP 2 ATP, तो
इस तरीके से पर्यावरण अभी लगभग हर विषय में सम्मिलित हो रहा है और इन सब अपन को पर्यावरण को बचाना है तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज क्या चाहिए? तकनीक। इसलिए पर्यावरणीय तकनीक का कॉन्सेप्ट भी आ रहा है दोस्तों। तो इस तरीके से मैंने आपको आज पर्यावरण के क्षेत्र कंप्लीट कराने की कोशिश करी है। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और मेरे पुराने वीडियो आप देख लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आपकी विस्तार होगी, और जो भी कमी लगे आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसको सुधार करने की कोशिश करूंगा। और हमारे अन्य कोर्स भी मैं नीचे लिंक लगा दूंगा, आप चाहें तो देख सकते हैं। चलिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।